morning, everyone. Hello. I hope you all are fine. We are again here with chapter number 3 of class 12th, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. It is written by Nizam Eskil. He was a very prominent post-independence Indian poet with a vision of Indian life received through new themes and newer poetic techniques. ये एक तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के स्वतंत्रता के बाद जो पोएट थे, प्रोमिनेंट पोएट थे या मुख्य कवि थे, उनमें से एक हैं और इनका जन्म 1924 को हुआ एंड ही वॉज alive up to the previous decade. In 2004 he passed away. और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो पोइटिकल वर्क्स किए वो काफ़ी इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश में, यानी इंग्लिश के एक भारतीय जो वे है इंग्लिश बोलने का या लिखने का, वो जो तरीका है उसमें, ताकि इट कैन मेक अ ग्रेट रीच टू द ऑडियंस, ताकि स्पेशली टू द रीडर्स जो इसको रीड करने वाले हैं, इनके वर्क्स या इनकी पोइट्रीज को पढ़ने वाले हैं, वो जनरली ये जानते थे कि जिस वक्त ये लिखते थे उस वक्त इंडिया में इंग्लिश का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो जानने वाले लोग थे या जो स्टैंडर्ड था उसका वो काफ़ी इंडियनाइज्ड वर्जन था, यानी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या अकॉर्डिंग टू वंस ओन कंफर्ट उसमें चेंज करना, इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह की सिंपल प्लेन इंग्लिश जो होती है डेली कन्वर्सेशन की या जिसे हम कॉलोक्वियल इंग्लिश बोल सकते हैं, उस में ये पोइट्रीज को लिखते थे। इसमें कोई ख़ास राइम, कोई मीटर दूसरे ग्रेट पोइट्स की तरह ये फॉलो नहीं करते थे और शायद इसकी वजह से ही वॉज यूनिक अमंग ऑल अदर पोइट्स, यूनिक थे वो, और बहुत लोगों को इनके लिखने का स्टाइल, इनका राइटिंग स्टाइल, इनकी पोइट्री काफ़ी हद तक पसंद आई। इन्होंने काफ़ी पोइट्रीज लिखी, जैसा कि आप देख सकते हैं इन द बुक इट इज़ गिवन, टाइम फॉर चेंज 60 पोएम्स, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, ऐसी काफ़ी पोइट्री और या पोइट्री के कलेक्शंस इन्होंने लिखे, जिसमें से एक यहाँ पे दिया हुआ है। इट इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 42 लाइन्स, 42 लाइन्स की ये एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस इसलिए भी इसे कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत ही, मैंने जैसा आपको बताया कि इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है, तो कई जगह कई मिस्टेक्स हैं, कहीं आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, कहीं आपको ऐसी वर्ब्स का यूज़ मिलेगा जो वहाँ पर वैसा उस फॉर्म में यूज़ नहीं होना चाहिए, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और दूसरी बात, इसमें उस सोसाइटी को भी उनका भी एक तरह से उन पर कमेंट कहना चाहिए या उनका क्रिटिसिज्म किया गया है, एक सटायर या एक व्यंग किया गया है जो सेमी एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया होते थे, जो कि दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मगर बहुत कुछ इन इंडियन वे, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम देखें इस चीज़ को कि एक्चुअली ये स्पेशली हम कहें तो ये इंटरमीडिएट लेवल के इंग्लिश के लोग जो होते हैं, जो बहुत एडवांस्ड, जो बहुत ही ग्रामेटिकल चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए लिखते या बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में काफ़ी है, उस वे में लिखा है, उन लोगों के लिए लिखा है। हम पोइट्री की लाइंस को देखें। पोइट्री की लाइंस हैं, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। वो कहता है कि दोस्तों, हमारी जो प्यारी बहन है, जो सिस्टर है, वो फॉरेन के लिए डिपार्ट कर रही है, यानी जा रही है, इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों के अंदर, एंड वी आर मीटिंग टुडे। हम आज इसीलिए उनको अच्छे से विदा करने के लिए, उनको गुड जर्नी विश करने के लिए मिल रहे हैं। टू विश हर बॉर्न वॉयज। बॉर्न वॉयज आप देखें, यहाँ पर इस शब्द पर ध्यान दें। बॉर्न वॉयज क्या है? बॉर्न वॉयज का मतलब है हैप्पी जर्नी। दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज and it came to, or it was received to Indian English language। आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के एक बहुत ही फेमस होने का या जिसकी पहुंच बहुत लोगों तक होने का कारण क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है काफ़ी जेनरस है दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स को, टर्म्स को एक्सेप्ट करने और यूज़ करने के लिए। जबकि आप देखें दूसरी भाषाओं में, दूसरी विदेशी भाषाओं के शब्दों का इतना उनको नहीं लिया जाता, समाहित नहीं किया जाता, पर इंग्लिश में आप देखेंगे फ्रेंच, लैटिन और दुनिया भर की भाषाओं से, इवन हिंदी से भी अब काफ़ी
काफ़ी वर्ड्स लिए जाने लगे हैं। आप अगर डिक्शनरीज वगैरह रेफर करते हैं तो देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वगैरह जब भी उसका नेक्स्ट एडिशन निकलता है तो उसका पब्लिकेशन के टाइम पर कई हिंदी वर्ड्स जो काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं उनको एज इट इज़ ही उसमें लिख दिया जाता है, मतलब उनको इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये बॉन वॉयज जो वर्ड है जिसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में लिया गया है जो यहाँ यूज़ किया गया है। खासकर आप लॉ के फील्ड में कानून की जब चीज़ें देखें उनमें काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड आपको मिलेंगे। यू ऑल आर नोइंग फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए आप एक नो जो हमारी वर्ब है, जो जनरली कुछ वर्ब्स आपको अगर रूल पता होगा कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका आईएनजी फॉर्म जनरली यूज नहीं किया जाता या यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग कुछ अलग भी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ब ऑफ सेंस है, जैसे आप देखिए, या वर्ब ऑफ फील कह सकते हैं, जैसे SEE। अब सी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, देखना। तो मैं अगर बोलूं यस आई सी अ हट ऑन द हिल, यहां पर इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस में हुआ, यानी मैं एक पहाड़ी पर झोपड़ी देख रहा हूं, यानी दिख रही है मुझे, लेकिन मैं इस्तेमाल या यूज किसका करूंगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सी का। अगर मैं इसकी जगह सीइंग कर दूं, आईएनजी इसमें लगा दूं, तो इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आई एम सीइंग द मैनेजर ऑफ द बैंक टुडे इवनिंग, तो यहां पर सीइंग का मतलब विजिटिंग हुआ कि मैं आज उस बैंक के मैनेजर से मिलने जा रहा हूं, तो सी को आईएनजी लगा देने से उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो गया। तो यहां आप देखिए नो का फॉर्म जो आई नो की बजाय नोइंग ऐसा करके दिया हुआ है और लिखा है यू ऑल आर नोइंग, मतलब आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, वॉट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, किस तरह का अच्छा और मीठा या हम कह सकते हैं सौम्य स्वभाव है मिस पुष्पा का। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, और मैं एक्सटर्नल स्वीटनेस बाहरी सुंदरता या उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरनल स्वीटनेस की बात कर रहा हूं, मतलब उनके मन से भी वो जो अच्छी हैं या उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, इसकी बात कर रहा हूं। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, वो हंस रही हैं और हंस रही हैं, ये भी एक तरह से अलग तरीके से वर्ब फॉर्म का यूज किया गया है। इवन फॉर नो रीजन, वो ये कहना चाहता है कि वो हमेशा खुश रहती हैं, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में खुश रहती हैं। इवन फॉर नो रीजन, भले उसका कोई पर्टिकुलर रीजन ना हो बिहाइंड दैट, मगर वो खुश रहती हैं। मीन्स शी इज वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग, मतलब वो यूं ही अपने मन से बिना कारण के खुश रहती हैं और उनकी इस खुशी की वजह से सभी खुश रहते हैं। मिस पुष्पा इज कमिंग, अब वो कहते हैं, देखिए दोस्तों, मिस पुष्पा यहाँ इस तरफ आ रही हैं फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली। यहाँ वो ये कहना चाहता है कि मिस पुष्पा जो है वो कहाँ से आती हैं, मतलब वो किस फैमिली को बिलोंग करती हैं, वो बिलोंग करती हैं एक हाई फैमिली को, एक बहुत ही उच्च परिवार, कुलीन परिवार को। हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट, आप देखिए उसके जो पिता थे वो एक बहुत ही जाने माने वकील या सॉलिसिटर आप कह सकते हैं वो थे, इन बलसार और सूरत। वो पोएट कहता है कि उन्हें ध्यान नहीं है कि वो बलसार में थे या सूरत में थे, ये दोनों जगह गुजरात में है, पर दोनों में से किसी एक जगह वो थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, अब यहाँ देखिए रिमेंबर का भी एक आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है कि वो किस जगह पर थे, ये उन्हें ठीक से ध्यान नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे ध्यान नहीं है कि वो किस जगह से हैं। फिर वो अचानक उसे याद आता है, ही सडनली रिमाइंड्स ऑफ द प्लेस एग्जैक्टली, तो वो कहता है यस सूरत, मुझे याद आया कि वो सूरत से हैं। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत, और मैं एक बार ही सूरत में रहा, विथ फैमिली मेंबर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने जो मेरे अंकल हैं, जो उनके चाचा वगैरह हो सकते हैं, उनके एक मित्र के फैमिली के साथ वो सूरत में एक बार रुके, जिसके बारे में वो बताता है और कहता है हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, उनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी अच्छे से खाना वगैरह पकाती थी, अच्छा खाना बनाती थी। दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, ये काफ़ी पुरानी बात है, यानी जब वो सूरत में रुके थे, ये काफ़ी पुरानी बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, आगे वो कहते हैं कि चलो ये तो मैं कहीं और निकल गया, मैं वापस अपने मेन इशू पर आता हूँ, मेन पॉइंट पर आता हूँ कि मिस पुष्पा के बारे में हम बात कर रहे थे। शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी, अब आप देखिए मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके आगे अक्सर दा लगाया जाता है, डी लगाया जाता है, यहाँ पर नहीं है। तो मैंने आपको जैसा बताया इंडियनाइज्ड वर्जन में इंग्लिश को यहाँ पर लिखा गया है।
तो लिखा है कि वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, लोगों के बीच में वो काफ़ी फेमस थी। विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो, ये भी ग्रामेटिकली सही नहीं है पर पोइट्री में इसका बड़ा ही प्रभाव है। लिखा है विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो, मतलब पुरुषों में और महिलाओं में, सभी में वो काफ़ी फेमस थी। वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग, जब कभी भी मैं उनसे कुछ भी करने को कहता, कोई काम बताता, कोई रिक्वेस्ट करता, she was saying just now only I will do it, वो हमेशा हाँ कहती, मतलब वो यही कहती थी कि मैं अभी, बस अभी कर देती हूँ, अभी तुम्हारा काम फिनिश कर देती हूँ। That is showing good spirit, जो उनकी गुड स्पिरिट को, उनकी अच्छी फील को, अच्छी स्पिरिट को बताता है। I am always appreciating the good spirit, और मैं उनकी इस गुड स्पिरिट की हमेशा प्रशंसा करता हूँ। पुष्पा मिस is never saying no, वो कभी भी किसी से ना नहीं कहती, किसी काम को करने के लिए मना नहीं करती। वॉट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग, मतलब वो कहता है सिर्फ मेरी बात नहीं है, बल्कि कोई भी अगर उनके पास किसी काम से जाता है तो वो उस काम को ज़रूर करवाती हैं, हेल्प करवाती हैं, असिस्ट करती हैं, और जहाँ तक बन पड़े उस काम को अच्छे से फिनिश करवाती हैं। वो कभी किसी को मना नहीं करती। ये बहुत ही अच्छी उनके अंदर एक गुड स्पिरिट है, और इसका मैं और सभी लोग काफ़ी इसको प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। एंड टुडे शी इज गोइंग, पर आज क्या है, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, हम इनको गुड बाय पार्टी दे रहे हैं, मतलब ये फॉरेन जा रही हैं किसी अपने कैरियर में प्रोग्रेस के लिए, फर्दर चीज़ें करने के लिए। तो वो क्यों जा रही हैं, टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, उनके आगे के प्रोस्पेक्ट्स, उनके वर्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जा रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज, और हम बॉर्न वॉयज यानी गुड जर्नी या हैप्पी जर्नी उनको विश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये एक छोटी सी और बड़ी ही इंडियन लहजे में लिखी हुई एक पोइट्री है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। आगे एक और छोटी सी 3 लाइन्स और लास्ट में इसमें दी हुई हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक, अब वो कहता है कि मैं तो जो बोलना चाहता था, उनके लिए जो बोलने को आया था वो मैं बोल चुका हूँ। एंड आफ्टरवर्ड्स, अब दूसरे स्पीकर्स जो हैं वो आमंत्रित हैं, इन्वाइटेड हैं, अब जो भी वो अपने विचार रखना चाहें वो रख सकते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू सममिंग अप, और इस सब के बोल लेने के बाद मिस पुष्पा खुद यहाँ आएंगी और लोगों से बात करेंगी और अपने इस पूरी प्रोग्राम को सम अप करेंगी। इस तरह से ये पोइट्री आपको दी हुई है। आप देखिए इसमें आगे कुछ छोटे से एक्सरसाइजेस हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो में समझ लें। बाकी बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं, आप यू कैन डू इट वेरी इजीली ऑन योर ओन, देयर वुड बी नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी, मैंने आपको बताया कि इंडियन वे में लिखी है, तो इसकी पहुंच भी अच्छी है और ये इंडियन लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। इस पोइट की ख़ास बात यही थी कि इसने जिस तरह से इन्होंने अपनी पोइट्री के वे को, यूनिक वे को पकड़ा और उससे पोइट्रीज को आगे लिखा, ये काफ़ी लोगों को पसंद आता था, इसलिए दैट इज़ व्हाट ही वाज सो फेमस। तो वर्ड पावर में आपको कुछ एक्सरसाइज दी हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, ए एक्सरसाइज है, चूज द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन हेयर एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। अपने सेंटेंसेस में यूज करना है जो गिवन वर्ड्स हैं, लेकिन पहले उनका अर्थ देखना है, एंटोनिम देखना है, यानी विलोम शब्द, अपोजिट। सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वो है FOE, फो। फो आप जानते हैं क्या होता है, दुश्मन या शत्रु, तो इसका ऑब्वियस अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है नेटिव। नेटिव आपको पता ही होगा, इट्स वेरी इजी वर्ड। नेटिव का मतलब होता है किसी एक देश का रहने वाला, उस देश का देशवासी। तो उसके लिए अपोजिट क्या होगा, जो बाहर का हो, विदेशी हो, जिसको हम फॉरेन भी कह सकते हैं, फॉरेनर भी कह सकते हैं। तो ये इसका अपोजिट हुआ। थर्ड दिया हुआ है अराइव, ARRIVE। अराइव का अपोजिट होगा डिपार्ट। अराइव यानी कहीं पहुंचना, डिपार्ट यानी वहां से चले जाना या विदा लेना। जैसे हम बोलते हैं ट्रेन का अराइवल होता है और डिपार्चर होता है, ट्रेन आती है और जाती है, वही ये वर्ड है, वही दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बिटरनेस। बिटरनेस आप जानते हैं, कड़वापन। बिटरनेस का अपोजिट होगा स्वीटनेस, यानी मीठा होना, मीठापन। तो फो, नेटिव, अराइव और बिटर, जिनके अपोजिट हुए सीक्वेंशियली फ्रेंड, फॉरेन या फॉरेनर।
डिपार्ट और स्वीटनेस। इसके बाद जो वर्ड है वो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स जो हमें है वो है फॉरगेट। फॉरगेट आप जानते हैं क्या होता है, भूलना। उसका अपोजिट होगा याद करना, यानी रिमेंबर। रिमेंबर इसका एंटोनिम होगा। इसके बाद वर्ड है इनफेमस, INFAMOUS। इनफेमस यानी होता है जो लोग जिसको जानते हो लेकिन जो कुख्यात हो, यानी जिसको बुरे तरीके से लोग जानते हो, लोगों के बीच में इनफेमस हो, जिसकी जो वैल्यू है या जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो खराब उसमें हो, वे में हो, उसको हम कह सकते हैं इनफेमस। तो इनका इसका अपोजिट क्या होगा, रिनोन्ड। रिनोन्ड यानी प्रख्यात या बहुत फेमस व्यक्ति, जो अच्छे वे में लोग जिसको जानते हो, सोसाइटी में जिसकी अच्छी वैल्यू हो, रिनोन्ड हो, जाना पहचाना माना हुआ व्यक्ति। और इसके बाद लास्ट वर्ड आप देखिए क्या है, लास्ट वर्ड दिया हुआ है अनपॉपुलर। अनपॉपुलर का अपोजिट आप देख सकते हैं, इस प्रीफिक्स अन को यहां से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉपुलर, फेमस, पॉपुलर। तो ये हुए इसका एक्सरसाइज ए, जिसमें हमें एंटोनिम्स करना थे। अब चूंकि आप इनकी मीनिंग जान चुके हैं तो इन्हें अपनी नोटबुक में सेंटेंस जो बनाने को दिए हुए हैं वो खुद बनाएं और नोटबुक कंप्लीट रखें। इसके बाद हम दूसरा एक्सरसाइज देखेंगे बी। ये जो एक्सरसाइज बी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम पोइट्री की लाइंस को समझ रहे थे तब हमने बात की कि इंग्लिश लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स को, टर्म्स को लेने के उसमें काफ़ी जेनरस है, और कई वर्ड्स उसमें सालों साल से आते रहे हैं, कई सेंचुरीज से आते रहे हैं। उनको यूज़ भी ऐसा किया जाने लगा जैसे कि उनका ओरिजिन इंग्लिश लैंग्वेज का ही हो, जबकि इन एक्चुअलिटी दे आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें ऐसे वर्ड दिए हैं। एक तो अभी हमने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा, वो क्या था, वो था बॉर्न वॉयज। वैसे वॉयज आप जानते हैं क्या होता है, जल यात्रा या लंबी यात्रा वॉयज होती है। यहां बॉर्न वॉयज का मतलब है हैप्पी जर्नी। इसी तरह ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसी तरह इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमको इंग्लिश टर्म में या अपनी मदर टंग में इसको समझना है। देखिए पहला वर्ड आप देखिए इसमें क्या है, डेजावू, DEJAVU। डेजावू का मतलब क्या होता है, डेजावू इज अ फीलिंग दैट यू हैव प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड समवेयर। एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी चीज जो आपको लगे कि आपके साथ पहले भी हो चुकी है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कोई काम होता है, कोई बातचीत हो रही होती है या कोई घटना घटती है और आपको एकदम से यह एहसास होता है कि वो पहले भी आपने ऐसा का ऐसा सीन, ऐसा का ऐसा दृश्य कहीं देखा है, आपको तुरंत वो याद आता है। तो वो फीलिंग जो होती है वो डेजावू कहलाती है। सेकेंड वर्ड इसमें दिया है टेट ए टेट। इसका मीनिंग होता है अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, एक निजी बातचीत हम कह सकते हैं। थर्ड इसमें दिया हुआ है अवांट गार्ड। अवांट गार्ड का मतलब होता है आगे चलने वाला या न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज रिलेटेड टू आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। मतलब नए विचार जो अग्रगामी हो, जो आगे की ओर जाते हों, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। तो ये क्या होंगे, न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। इसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है न्यूमेरो यूनो या न्यूमेरो उनो। इसका मीनिंग होगा अ ग्रैंड ओकेजन, एक बड़ा ओकेजन जो होता है। उसके बाद एक वर्ड है एब इनिशियो। कई वर्ड्स लॉ की फील्ड में भी यूज होते हैं। यहां एक वर्ड दिया हुआ है एब इनिशियो। एब इनिशियो का होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करना। फिर एक वर्ड दिया है स्टेटस को। स्टेटस को हम हिंदी में देखें तो उसका मीनिंग यथास्थिति भी हो सकता है। बाकी टू मेंटेन द प्रीवियस स्टेटस, पुराने स्टेटस को मेंटेन करना, ये होगा स्टेटस को। और लास्ट वर्ड है लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका एक ऐसी भाषा होती है जो हमारी मातृभाषा यानी मदर टंग के साथ साथ उसके सपोर्ट में या असिस्ट में यूज होती है। हम कह सकते हैं लैंग्वेज यूज्ड अलोंग विथ आवर मदर टंग। तो ये होती है लिंग्वा फ्रैंका। तो ये एक्सरसाइज नंबर बी हुआ। आगे के एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड डू मेंटेन योर नोटबुक। थैंक यू।